अ, सबसे पहले तो आप लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। और हम क्या पढ़ रहे थे जी पिछले लेक्चर में, किसी को याद है? जी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सर मशीनरियाँ आपने दिखाई थी सर, डिफरेंट मशीनरियाँ सर। क्या बोला आपने? सर डिफरेंट मशीनरी आपने दिखाई थी सर, माइनिंग में यूज होने की, जो यूज होते हैं में। वहाँ नहीं, उससे तो हम आगे निकल गए थे। RMR पढ़ा था सर। आरएमआर, आरएमआर क्या चीज है? आरएमआर क्या था, मकसद क्या था? हम कौन सा मेन आर्टिकल पढ़ रहे थे माइनिंग का? यार ये चीज आपको याद होनी चाहिए। रॉक क्लासिफिकेशन सर। रॉक की क्लासिफिकेशन सही है। रॉक क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या था? रॉक क्लासिफिकेशन करने का मकसद भी होगा ना कोई, क्या मकसद था? देखिए हम रॉक क्लासिफाई करते हैं कि ये गुड है, फेयर है, पुअर रॉक मैस है। इससे हमें हासिल क्या होता है? सर सपोर्ट कौन सी देनी है उसके लिए? यस यस, हमारा मेन आर्टिकल था माइन सपोर्ट्स। देखें, बड़ी सादा सी बात है कि जहां पर छत पहले से ही अच्छी हो तो उसको मजीद सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। जहां पर छत में प्रॉब्लम्स हो आपकी वॉल्स में, उसको सपोर्ट करने की जरूरत होगी। तो हम सपोर्ट लगाने से पहले, माइन सपोर्ट लगाने से पहले हम रॉक मैस को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई क्या करते हैं? हम क्लासिफाई करते हैं कि वो रॉक मैस फेयर है, गुड है, पुअर है, एक्सेलेंट है। अगर एक्सेलेंट होगा तो क्या सपोर्ट ज्यादा लगानी पड़ेंगी या कम लगानी पड़ेंगी? कम लगानी पड़ेंगी। कम लगानी पड़ेंगी। देखे ना, पहले से ही अगर आपका क्या है, स्पोर्ट अच्छी लग, छत मजबूत है, व्हाई शुड वी गो फॉर द स्पोर्ट्स? तो इसलिए लोगों ने क्या किया है, बेस्ड ऑन, हम पहले जाके रॉक को देखते हैं, उसकी हालत को, फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कौन सी सपोर्ट लगेगी। ये बात समझ में आती है? इसीलिए रॉक मैस क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि आप सपोर्ट्स लगा सकें। हमने जो पिछला हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जी, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन, स्लाइड शो। जी आपको स्लाइड नजर आ रही है? ओके जी, हमने माइन स्पोर्ट्स के मुतालिक पढ़ा था। ये शॉर्ट क्रीट है, डिफरेंट तरीकों से पिलर आप लगा सकते हैं। हम लकड़ी की स्पोर्ट्स लगाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी लकड़ी में भी स्क्वायर सेट होते हैं, इसकी भी बात हमने की थी। फिर टिम्बर प्रॉप होते हैं, इस तरह से टेम्परेरी स्पोर्ट्स जो लगाई जाती हैं। इसी तरह हरकुलस
स्टील आर्चेस हम लगाते हैं, बोल्ट्स लगाते हैं, स्टील मैश लगाया जाता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि रॉक मैस क्लासिफिकेशन हम करते हैं ताकि हम पता हो ना कि रॉक मैस है क्या, उसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, चीजों को क्लासिफाई कर फिर उस हिसाब से स्पोर्ट लगाते हैं। इंटेक्ट रॉक, रॉक मैस के अंदर हमने फर्क देखा। अब बात हुई हमारी जब एक्सकेवेट करते हैं हम टनल को, उस पे इंटेक्ट रॉक क्या होती है और डिसकंटिन्यूटीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जॉइंट्स, क्रैक्स, फॉल्ट्स, फोल्ड्स, ये आप जियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो इंटेक्ट रॉक में कोई नहीं होती। स्ट्रेटिफिकेशन हमने बात की थी होती है, जिस तरह आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। लेयर्स बेसिकली हैं, एक लेयर है, दूसरी है, तीसरी है रॉक में। तो जब ये लेयर्ड रॉक होती है तो ये भी, इसके भी गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऑफ कोर्स, ये इंटैक्ट नहीं है। फिर हमारे पास जॉइंटेड रॉक्स हैं, इस पे बात हुई थी हमारी कि यहाँ पे आपको जॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये जो रेड रेड किस्म की ये जो लाइंस हमने लगाई हुई हैं, ये जॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, ये जॉइंट सेट क्या होता है? जॉइंट सेट क्या होता है? आपने नाम सुना हुआ है जॉइंट सेट का? या जॉइंट क्या होता है? जी, जॉइंट क्या होता है और जॉइंट सेट क्या होता है? हेलो, ये आप पढ़ कर आए हैं यार उसमें, जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी में। हमास, सर जिसका डिपोज ट्रायंगल सेम हो, पैरेलल हो, सेम हो तो क्या होता है? जॉइंट सेट सर। उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट सेट सर। अच्छा, जॉइंट होता क्या है? जी, जॉइंट होता क्या है? यार देखें, जॉइंट वो क्रैक या डिसकंटिन्यूटी है जिसके अलोंग मूवमेंट नहीं होती। जैसे आपका फॉल्ट है ना, उसके अलोंग मूवमेंट हो जाती है ऐसे, तो उसको हम फॉल्ट बोल देते हैं। वो डिसकंटिन्यूटी या क्रैक जिसके अलोंग मूवमेंट हो जाए, जॉइंट के अलोंग मूवमेंट नहीं होती। तो जॉइंट सेट क्या होता है? मुख्तलिफ जब जॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में, देखें ना इनकी डिप डायरेक्शन और ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो इसको एक जॉइंट सेट कहें। ये सारी, ये चारों के चारों एक जॉइंट सेट है। लेट से इसको ये जॉइंट है, लेट से ये देखें, एक, ये दूसरा दो, ये तीसरा तीन, इनकी एक डायरेक्शन है, पैरेलल है, तो इनको हम एक जॉइंट सेट बोलेंगे। तो इस तरह से ये जॉइंट सेट उसको बोलते हैं, यानी जॉइंट्स का, वो वाले जॉइंट्स जिन जो तमाम एक दूसरे के पैरेलल हों, उनको एक जॉइंट सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दो जॉइंट सेट नजर आ रहे हैं, ये इसको हम J1 कह लेते हैं, जॉइंट सेट नंबर 1, और इसको J2 कह लेते हैं, जॉइंट सेट नंबर 2 है ये। तो इस तरह से जॉइंट्स हो जो एक दूसरे के पैरेलल हों, उनको हम एक ही सेट में रखते हैं, वी कॉल देम जॉइंट सेट्स। इसके अलावा ब्लॉकी और सीमी रॉक की बात, क्लासिफिकेशन थी, ये तरजागी की, क्रश रॉक होती है, स्क्वीजिंग रॉक है, स्वेलिंग रॉक है,
हर एक की सपोर्ट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। उसके बाद हमने बात की थी आरक्यूडी की, ये भी एक रॉक मैस क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 1967 में आया था। और आरक्यूडी के ऊपर बात मैंने की थी काफ़ी। ये जॉइंटिंग और फ्रैक्चर्स को देखता है, उस बेस के ऊपर हम ड्रिल कोर लेंथ को देखते हैं, 10 सेंटीमीटर से बड़े वाले, इस पे बात हुई थी, उनको टोटल करते हैं और उस हिसाब से हम रॉक को क्लासिफाई करते हैं कि वो सही है। फिर उसके बाद एक RSR आया था, रॉक स्ट्रक्चर रेटिंग, 1972 में, और इसके अंदर भी 3 फैक्टर्स थे। फिर उनके आगे सब फैक्टर थे, जियोलॉजिकल पैरामीटर्स थे, जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स थे, ग्राउंड वाटर इफेक्ट था। उसके अंदर हम रॉक टाइप को देखते हैं, रॉक की हार्डनेस को देखते हैं, उसकी जियोलॉजी की स्ट्रक्चर को देखते हैं। उसकी बेस के ऊपर ये आपको याद होगा, मैंने ये पूरा टेबल आपको समझाया था कि कैसे इसको रीड करना है। इसी तरह हम जॉइंट्स को देखते हैं, जॉइंट की स्पेसिंग को, जॉइंट की ओरिएंटेशन को, और टनल ड्राइव। अजी आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन आल्सो? यस सर। ओके, हमने जॉइंट स्ट्रक्चर रेटिंग पे बात की थी, उसकी बेस के ऊपर ये पूरा टनल ड्राइव कैसे पैरेलल है, कैसे स्ट्राइक के हमें पता चलता है वो परपेंडिकुलर है, उस पर भी मैंने बात की थी। फिर ग्राउंड वाटर इफेक्ट के ऊपर बात हुई थी, और उस बेस के ऊपर इन टेबल्स के जरिए देखकर हम RSR की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, कोई एक इस टेबल से जब हम वैल्यूज निकालते हैं तो रॉक मैस रेटिंग की बुनियाद पर, तो वी गेट कि हमें कौन सी स्पोर्ट्स लगानी है। इस ये भी मैं तफसील से इसको भी मैं कर चुका हूँ। RSR के बाद हमने एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था जिसे हम RMR कहते हैं, ये 1976 में पब्लिश हुआ। और RMR के अंदर भी इसी तरह होता है कि हम 6 पैरामीटर्स को देखते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम रॉक को क्लासिफाई करते हैं। उसके अंदर यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, RQD है, डिसकंटिन्यूटीज की स्पेसिंग है, कंडीशन है डिसकंटिन्यूटीज की, ग्राउंड वाटर की कंडीशंस हैं, और ओरिएंटेशन है डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूटीज फॉल्ट्स हैं, फोल्ड्स हैं, जॉइंट्स हैं। तो ये टेबल्स थे, मैंने इसके ऊपर आपको एक पूरी हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, और इस टेबल को यूज करते हुए हमने वैल्यूज निकाली थी RMR की। और RMR की वैल्यू के हिसाब से हमने चूज किया था, अगर आपको याद हो तो हमारी जो रॉक थी वो फेयर रॉक में आती थी। उस हवाले से हमने कहा था कि ये इसकी क्या होगी, शॉर्टक्रीट शॉर्टक्रीट इतनी होगी, बोर्ड्स इतने मीटर के होंगे, और इतनी स्पेसिंग होगी। इस पे हमारी बात हो चुकी है। तो RSR के बाद आज हमने पढ़ना जो है RMR के बाद, वो आखिरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो 1974 में प्रपोज हुआ। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसको हम Q सिस्टम बोलते हैं। और ये वो सिस्टम है जो आजकल ज़्यादातर टनल्स पे या अंडरग्राउंड माइंस में इस्तेमाल होता है। इसको हम टनलिंग क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। ये भी एक क्या है, एक 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 रॉक मैस क्लासिफिकेशन सिस्टम है, बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव है, और ज़्यादातर ये होता है, और इसी की बेस के ऊपर हम रॉक की जो सपोर्ट्स हैं वो डिसाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये RQ ये है क्या, Q सिस्टम क्या है। सिस्टम को अगर हम देखें तो इसके जो इसका फॉर्मूला है, दैट दैट दिस इज इट। इसके अंदर आपको काफी टर्म्स नजर आ रही होंगी, जैसे RQD पे तो हम बात कर चुके हैं, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। इसको निकालते कैसे हैं ये भी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आपके रिमेंबर, आपको जो कोर लेंथ होती है उसमें हम देख लेते हैं कि कितने इंटैक्ट पीसेस हैं, उस हिसाब से इसको नंबर दिया जाता है।
आपका। उसके बाद हमारे पास जे एन है, ये जॉइंट है बेसिकली। अगर इनको अलग अलग करके देखें तो बेसिकली आपका ये जो जे एन है ये जॉइंट सेट नंबर है, यानी कितने जॉइंट सेट्स हैं। अभी इसीलिए मैंने जॉइंट सेट के ऊपर बात की थी कि होता क्या है। आई होप कि वो आपको समझ में आएगी। उसके बाद अगर आप जे आर देखें तो जे आर का मतलब है जॉइंट रफनेस नंबर। इसी तरह जे ए, ये सब जॉइंट से रिलेटेड हैं, जॉइंट अल्टरेशन नंबर है। जे डब्ल्यू है जॉइंट वाटर रिडक्शन फैक्टर, और एस आर एफ है स्ट्रेस, कितनी आपके ऊपर उसके ऊपर स्ट्रेस है जो आपकी। तो इनको समझना बड़ा जरूरी है। आरक्यूडीयू पे तो पहले ही बात हो चुकी है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन जॉइंट सेट के ऊपर अभी मैं बात कर चुका हूँ। जॉइंट रफनेस हो गई, जॉइंट अल्टरेशन और जॉइंट वाटर रिडक्शन फैक्टर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि हमें इनकी समझ होनी चाहिए। इस हवाले से मैंने एक वीडियो देखी थी विच वाज, अच्छा, जो भी आपका होता है फिर ये टेबल्स हम ये वाले इस्तेमाल करते हैं अगेन उसी तरह जैसे पिछले रॉक मैस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने किया था। क्यू सिस्टम में भी हम क्या करते हैं, ये वाले टेबल यूज करते हैं। इन टेबल्स की बेस के ऊपर ये जो आपको नजर आ रहे हैं, हमें कभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये हल हो जाएगा। इन टेबल्स की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, रॉक मैस को क्लासिफाई करते हैं, फिर उसी हिसाब से हम स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। ये एक बहुत अच्छी वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है आपको आपको थोड़ा ये समझ आए कि जब हम जॉइंट अल्ट्रेशन कहते हैं या हम बात करते हैं जॉइंट रफनेस की, तो इससे हमारी क्या मुराद क्या होती है। तो आई फाउंड दिस वीडियो गुड, इट हैज गुड एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स सी कि हम कैसे रॉक मैस में हम आर जो जो ये डिफरेंट जॉइंट रफनेस नंबर वगैरह ये कैसे हम निकालते हैं फील्ड के अंदर। अच्छा, वीडियो की आवाज और वीडियो आपको नजर आ रही है? आप लोगों को वीडियो नजर आ रही है? यस सर, यस। वीडियो की आवाज भी आ रही है? सर यस सर। सर आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही। आवाज कम आ रही है? मतलब समझ नहीं आ रही वीडियो की। सही 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 सही। चले, मैं जहाँ पे जरूरी है मैं वहाँ बोल दूंगा।
असल में बेसिकली जब जब आप जाते हैं ना फील्ड के अंदर, तो आपके पास इस तरह का एक टेबल होता है, ठीक है, और आप क्या करते हो, इस टेबल के ऊपर, अब हम क्यू सिस्टम है हमारा या आरएमआर सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर रॉक का जब हम डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं तो ये वो टेबल हम यूज करते हैं। अगर आप देखें इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि जी स्पेसिंग कितनी है, जॉइंट्स की रफनेस क्या है, जॉइंट का अल्टरेशन क्या है, जॉइंट की टाइप ऑफ फिलिंग क्या है, फिर रॉक जो है उसकी टाइप क्या है, रॉक की स्ट्रेंथ कितनी है, आपको जॉइंट सेट्स कितने नजर आ रहे हैं, डिग्री ऑफ वेदरिंग आपको कैसी नजर आ रही है। तो ये सारों के आगे वाटर इनफ्लो कितना हो रहा है, एसआरएफ, तो एक शीट होती है, आप इसके आगे वैल्यूज क्या करते जाते हो, पुट करते जाते हो हर एक की। लेट से इसकी 3 है वैल्यू, जो आपको लगती है, इसकी 4 है मिसाल के तौर पे, आप इस तरह से वैल्यूज पुट करते हो और फिर आके उनको टेबल से मैच करते हो और रॉक को क्लासिफाई करते हो। सो फील्ड के अंदर आपके पास इस तरह का एक डाटा आप इकट्ठा करते हो पहले रॉक मैच को क्लासिफाई करने के लिए। सो दैट्स व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग। Then we have to calculate the GV to calculate the IQ. So to calculate the IQ, we have to calculate the GV. So JV here is the joint volume of the joint per unit area. Okay, so we can calculate here. So first of all, that heat and orientation data, as I have already made a video over the how to collect the joint data in the field. As you can see here also, so these are the joint data. अगर आप देखें तो इन्होंने पहले से ही कैलकुलेट किया है। सबसे पहले तो आपको जॉइंट्स का डिप और स्ट्राइक पता होनी चाहिए। देखें, अगर आप पीछे पढ़ कर आए हैं जो अप्लाइड जियोलॉजी में, ये देखें ना, साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, दैट्स बेसिकली डिप और स्ट्राइक का दिया हुआ है। ये स्ट्राइक है और ये डिप है। सो जितने भी जॉइंट सेट हैं उनकी इन्होंने पहले ही डिप और स्ट्राइक, वो बर्टन कंपास जो होती है उससे निकाल के रखी हुई है। So first parameter is the persistence or length or direction, the type of the termination. So type of the termination we have here set and we have another parameter. So what joints are terminating? So we have a sharp termination, therefore line here. We have sharp termination. So we can write here sharp termination. Termination is sharp. Then persistence. Persistence in meter means length of a particular joint. So here अब ये देखें ना, ये एक जॉइंट है, परसिस्टेंस से मुराद ये होती है कि ये जो जॉइंट जा रहा है इसकी लेंथ कितनी है, तो वो आप नोट करोगे। तो here to here. यानी अगर आप देखें तो वो ये लग रहा है कि ये जॉइंट इस तरह से जा रहा है ना, सीधा ये ऐसे, तो ये राउंड अबाउट 2.5 मीटर लेंथ बनती है। तो जॉइंट की आपके पास इस तरीके से परसिस्टेंस इसे बोलते हैं, वो आप नोट कर लो। One to 2.5 meter. तो वो इसने नोट कर लिया है कि तकरीबन 1 से 2.5 मीटर तक इसकी परसिस्टेंस है। अगर आप ये देखें, लंबाई क्या है। उसके बाद अगली बात है स्पेसिंग की। We have to calculate the space. So तो स्पेसिंग से मुराद ये होती है कि लेट से ये देखें ना, अगर आपको नजर आए तो ये एक जॉइंट जा रहा है और ये देखें ये एक दूसरा जॉइंट है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो फासला है इसको इसको हम जॉइंट स्पेसिंग कहेंगे।
या अगर आप इधर देखें तो ये देखें, एक जॉइंट ये जा रहा है और एक जॉइंट ये जा रहा है, तो इनके दरमियान जो फासला है उसको जॉइंट स्पेसिंग बोलते हैं। सर ये तो हर एक की अलग-अलग आएगी, तो हम इसकी एवरेज निकालते हैं। जी 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 जी, एवरेज हम एक रेंज लिख लेते हैं कि इतने से इतने तक है। ओके। आपकी बात सही है, वो देखें ना, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है तो हम उसका एवरेज करेंगे। अगर आपको इसमें नजर आ रहा हो तो इसने जो लिखी है ना स्पेसिंग यहाँ पे, वो 5 to 10 सेंटीमीटर लिखी है, एवरेज लिखी है। अच्छा, अब ना अपर्चर की लेंथ है। अपर्चर क्या है? अपर्चर ये है, जॉइंट के जो अपर्चर की लेंथ है, ये देखो ना, ये इसके लिए बहुत पतला मुझे करना पड़ेगा। यार ये कैसे, how will it feel? अपर्चर ये है भाई, ये और इसके दरमियान ये देखे ना, ये क्या है, ये वाली लेंथ, ये वाली, ये समझ में आ रही है अपर्चर की? जॉइंट की ये जो यस ओपनिंग है सर। ना, इसकी लेंथ ये मिलीमीटर्स में होगी। यस सर। हाँ, तो स्पेसिंग और अपर्चर में आपको फर्क पता होना चाहिए। ये तकरीबन आप कह लें अपर्चर 1 मिलीमीटर है। आपको समझ आ रही होगी, आई होप। अब ना आपने चेक करनी है रफनेस, जॉइंट की रफनेस। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी यूज होते हैं, लेकिन आप अंदाजा भी कर सकते हैं। वो कैसे रफनेस का पता चलेगा? ऑफ कोर्स किसी भी सरफेस को आप उसके ऊपर जब टच करोगे, जॉइंट की सरफेस के ऊपर, आपको समझ में आएगी कि ये कितना रफ है। तो आप क्या करते हो? आप जाते हो, जितने जॉइंट्स हैं आप हाथ फेर के देख लें, वरना एक इंस्ट्रूमेंट है प्रोफाइलोमीटर, वो आप यूज कर सकते हैं कि कितना रफ है ये जॉइंट की सरफेस। अगर आपको लगे कि रफ नहीं है, स्मूथ है, आप स्मूथ लिख लें। अगर आपको लग रहा है बहुत रफ है तो आप लिख ले वेरी रफ।
अगर आपको लग रहा है कि मीडियोकर है तो आप स्लाइटली रफ लिख लें। इस तरह से आप फिर रफनेस लिख लेते हो कि स्लाइटली रफ है क्या है। उसके बाद आप करते हो अल्ट्रेशन, यानी जॉइंट अल्ट्रेशन। जॉइंट अल्ट्रेशन ये होती है कि लेट से यहां पे सरफेस आप देखोगे जॉइंट की, उसके बाद आप अच्छा आप देखते हो कि यार ये जो जॉइंट की सरफेस है यहां पर है, यहां पर है, ये जैसे लोहे को जंग लगता है ना, तो जो जॉइंट की सरफेस होती है उस पे वो भी चेंज होने लग जाती है। तो हम ये देखते हैं कि वो किस चीज में चेंज हो रही है, अल्ट्रेशन है ना। तो सरफेस किस चीज में कन्वर्ट हो रही है वो हम नोट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है ना, वो कह रहा था कि जब मैंने देखा है तो आयरन स्टेन लगा हुआ है, यानी यहाँ पे कोई आयरन आके डिपॉजिट हुआ है सरफेस के ऊपर। तो वो आपको स्टेन नजर आएगा उसके ऊपर, यानी वो सरफेस के ऊपर आपको एक दाग नजर आएगा कि वो किसी और चीज में तब्दील हो रहा है। अच्छा यहाँ पे मीटिंग को खत्म करते हैं, दोबारा मीटिंग को आप लोग ज्वाइन करें क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है।